गुड मॉर्निंग। कल हम लोग कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड पढ़ रहे थे और उसी मेथड के अंतर्गत वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में कोरिलेशन किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है ये आपको फर्स्ट पेज पर मैंने नोट्स में भी बताया है और मैं अभी उसको समझा रही हूँ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, फाइंड आउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड वेट ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द फॉलोइंग वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको टेबल दी हुई है और उसमें वेट दी हुई है और हाइट दी हुई है। वेट को आप x मान लीजिए और हाइट को आप y मान लीजिए। अब इसको किस प्रकार से करना है मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये मान लीजिए कि जैसे ये हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, तो वेट के संबंध में हम मिड वैल्यू निकालेंगे, इसी प्रकार से हाइट के संबंध में भी मिड वैल्यू निकालेंगे और मिड वैल्यू निकाल करके कोई भी एज्यूम ले लेंगे, मीन जिसे अपन कहते हैं, और एज्यूम मीन से dx ले लेंगे और dy ले लेंगे। तो ये चीज़ मैंने कल आपको बताई भी थी कि ये इसको पिजन हाउस मेथड भी कहते हैं। मैंने कल भी आपको शायद थोड़ा बताया था कि जब कभी वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है और कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो हमें पिजन हाउस मेथड फॉलो करके और इस क्वेश्चन को करना होता है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन 35 और 55 इन दोनों का एडिशन करेंगी तो 90, फिर 55 और 75 का एडिशन करेंगे तो 130। इस प्रकार से मिड वैल्यू हो जाएगी। मिड वैल्यू में से है ना, आप जो तीसरा नंबर है 75 और 95 मतलब 170 का मिड वैल्यू जो आएगा शायद 85। तो 85 को एज्यूम में ले लेना और जैसे 85 माइनस आपके पहला जो मिड वैल्यू आएगा वह आ जाएगा 40। तो इनमें से आप -2 -1 0 +1 +2 +3 कर दीजिए और इसी प्रकार से y का करेंगी तो आपको वैसे ही मिड वैल्यू लेनी है और -2 -1 जिस प्रकार से हम एनालिटिक टेबल में करते थे दो के अलग अलग, इसमें एनालिटिक टेबल ने बना करके आपको ये पिजन हाउस मेथड बनाना है। फिर आप ये देखिए कि जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी माना 35 to 55 और 40 to 44, इस पर 4 फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आप dx और dy का मल्टीपल कर लीजिए। dx और dy का मल्टीपल होता है +4। +4 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये 16 आंसर आएगा। इसी प्रकार से आपका सेकेंड फ्रीक्वेंसी दे रहा है 44 से 48 और 35 to 55 40 दे रहा है। तो पहले dx dy हो जाएगा। तो dx है -2, dy है -1, तो -2 -1 इजिकल टू 2 ही हो जाएगा। 2 को 40 से गुणा करोगे तो 80 हो जाएगा। सॉल्यूशन में देखिए, इसके बाद में 60 जो दिया हुआ है, 60 के संबंध में जो dy है वह 0 है और ये -2 है, लेकिन 0 को -2 से गुणा करेंगे तो 0, 0 को 60 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो कहने का अर्थ है कि मैं आप लोग समझ रही होंगी कि ये जो ऊपर राइट कॉर्नर में ऊपर जो 16 या 80 या 0 आए हैं वह कैसे आए हैं, एक बार और समझा रही हूँ मैं आपको। आप ये देखिए कि आपको जो वैल्यू दी हुई है, जैसे सब ये वैल्यू दे रहा है आपको, ये वैल्यू दे रहा है आपको 20, ये भी 0 का है। एक बार फिर समझ लीजिए कि 4 वैल्यू दी हुई है। 4 वैल्यू को 2 × 2 करेंगे तो 4 +4 हो जाएगा। इसको कहेंगे dx dy और इसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो 16। इसी तरह से 2 × 1 dx dy 2 हो जाएंगे। इसको 2 को 40 से गुणा करेंगे तो 80। अब जहाँ जहाँ 0 आ जाता है वहाँ कोई भी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका अंदर का पिजन हाउस बन जाएगा। इसके बाद में आप ये देखिए कि टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है आपके वेट के संबंध में। वेट के संबंध में 35 to 55 के सामने 104, 55 to 75 के सामने 124। तो ये आपका दिया हुआ है। इस चीज़ ये टोटल फ्रीक्वेंसी है। टोटल फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीपल करो -2 से तो 208 और फिर आपका 124, फिर 0, फिर 1 को 12 से गुणा करो 12, 2 को 8 से गुणा करो 16। अब जो ये dx या dy आया था इसको वापस df
y से गुणा करोगे तो एफ डी वाई स्क्वायर हो जाएगा। 208 को 2 से गुणा कीजिए तो 416, 1 को 124 से गुणा कर दो, इस प्रकार से। अब आप लोगों का डी एक्स डी वाई कहाँ से आया, या जिसको अपन कहते हैं एफ डी एक्स एफ डी वाई कहाँ से आया, ये आप के राइट के ऊपर कॉर्नर में जो टोटल आई है उसी को एफ डी एक्स एफ डी वाई कहते हैं। तो 16 + 80 = 96, फिर -88 -24, इन दोनों को ऐड किया तो -112। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट 0 है, फिर 8 और 24, तो ये आपके 32 आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है और ये सारी वैल्यूज आपके सामने आ जाएगी, एफ डी वाई स्क्वायर, एफ डी एक्स एफ डी वाई, और इसी तरह से नीचे आ जाएगा एफ डी एक्स एफ डी स्क्वायर एक्स। और इस चीज़ को आपको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला वही लगेगा जो कार्ल पियर्सन का है कंटिन्यूस सीरीज में इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था, तो वही फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है और आप देखेंगी तो आपके ये आंसर आ जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन और मैंने दिया है, ये आप करने की कोशिश करना। और नेक्स्ट आपका हेडिंग है प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का मीनिंग होता है कि स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत जितने भी हम डाटा लेते हैं वह डाटा कहीं ना कहीं थोड़े से अनुमानित मतलब एस्टिमेटेड होते हैं, या हम ये कहें कि अगर जब तक प्राइमरी डाटा नहीं है तो हम 100% इनको ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते, एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं। तो जो डाटा अवेलेबल है उसके आधार पर हमने अगर कोरिलेशन निकाला है तो उस कोरिलेशन में किसी प्रकार का एरर है तो हम ये कहते हैं कि जो कोई भी कोरिलेशन निकालने के बाद में हम रैंडमली जितने भी डाटा थे उनका हमने कोरिलेशन निकाल लिया और उन डाटा में से हम रैंडमली ले लें तो वह क्या वही कोरिलेशन सही है या नहीं है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला लगाते हैं। और प्रोबेबल एरर का फॉर्मूले में आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर ये एक लिमिट डाल देते हैं, तो आर जो आएगा उसका जो उस और आर आएगा और जो प्रोबेबल एरर आएगा वह आर में प्लस कर देंगे एक बार और उसमें से आर में से माइनस भी करेंगे। मतलब ये कहने का अर्थ है प्रोबेबल एरर इज़ द measurement by adding or subtracting of which the coefficient of correlation to limit are derived as their equal chance of finding coefficient correlation of random sample और होल डाटा ऑफ द सेम नेचर। ये मैंने यही चीज़ आपको समझाई है। ये कह रहा है कि अगर जो प्रोबेबल एरर है वह हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला है उसमें एक बार ऐड कर दिया जाए और एक बार लेस कर दिया जाए, तो जो आंसर आएगा ना वह आंसर अगर हम जितने भी डाटा का कोरिलेशन निकाला है उसमें से रैंडमली भी कोरिलेशन फाइंड आउट करना चाहें तो उसका आंसर वही होगा जो कि हमने प्रोबेबल एरर का प्लस माइनस किया है। ये प्रैक्टिकल बेस पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये फॉर्मूला दिया रहा है कि अगर आपका प्रोबेबल एरर में क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला दिया हुआ है 2/3 डॉट 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। तो ये चीज़ हम अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन अगले इसी में क्वेश्चन दे रहा है r = 0.802 एंड n = 100, तो ये फॉर्मूले में अगर पुट ऑन कर दें तो प्रोबेबल एरर आ रहा है 0.024। ये हम r में प्लस और माइनस करेंगे तो हमारा r जो है वह है 0.0802 में प्लस कर देंगे 0.024 और माइनस कर देंगे तो हमारे पास लिमिट आ जाएगी 0.826 और दूसरी लिमिट आ जाएगी 0.778। तो हम अगर ये जो लिमिट आई है, अब हमारे जितने भी डाटा का कोरिलेशन निकाला था उसमें से अगर हम रैंडमली भी डाटा लेकर कोरिलेशन निकालते हैं तो 50% चांस ये बनता है कि इन दोनों के बीच में ही हमारा कोरिलेशन का आंसर आएगा। तो ये प्रोबेबल एरर कहलाता है और प्रोबेबल एरर निकाला जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, आपका नेक्स्ट मेथड है, कल मैंने आपको एक्सपेरिमेंट मेथड बताया था,
सॉरी, कल मैंने कार्ल पियर्सन मेथड बताया था, आज हम एक्सपेरिमेंट रैंक मेथड पढ़ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट रैंक मेथड में स्टैटिस्टिशियन ने ये बताया है कि जितने भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है टू वेरीज के एक्स और वाई के, उनको हमको रैंकिंग मेथड से कोरिलेशन फाइंड आउट करना चाहिए। रैंकिंग मेथड किस प्रकार से, जो डाटा अवेलेबल हैं उनको हम क्या करेंगे कि रैंक देंगे, और रैंक दे करके उसके बाद में फार्मूला पुट करेंगे। तो फार्मूला जो दिया हुआ है वह एक्सपेरिमेंट मेथड का 1 R = 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो अब मैं पहले फार्मूला समझा देती हूँ कि 1 माइनस 6 इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या है कि मैंने अभी बताया था टू वेरीज होंगी, टू वेरीज में हम रैंक निकालेंगे और जो रैंक आएगा उनका हम डी निकालेंगे। डी माना डिफरेंस, माना जैसे एक्स वेरी है, एक्स वेरी में जितनी वैल्यू है उसमें सबसे हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक देंगे, उससे नीचे वाले अंक को सेकंड रैंक देंगे। इस प्रकार से हम रैंक देंगे। और इसी प्रकार से वाई जो होगा, वाई में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हाईएस्ट टू लोवेस्ट वैल्यू को रैंक देंगे। फिर जो रैंक आए हैं उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो उसको कहते हैं डिफरेंस या डी। और फिर जो डिफरेंस आया है उनका होल स्क्वायर करेंगे, तो वही होल स्क्वायर की वैल्यू आप डी स्क्वायर मानिए। एन का मतलब जितने भी आपको पद दिए गए हैं, जितने भी आइटम दिए गए हैं, और एन स्क्वायर आइटम का होल स्क्वायर माइनस 1 करना है, या आप लोगों को दिया हुआ भी है। इसको आप स्मॉल लेटर का पी, और पी भी थोड़ा सा है ना गोला बड़ा बना करके आपको सिंबल देना है। कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, टोटल ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस, और नंबर ऑफ पेयर, एन का मतलब। अब मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रही हूँ। आपके सामने एक्स वैरी दी हुई है और वाई वैरी दी हुई है। एक्स वैरी में 75, 85, 95 इस प्रकार से हैं, वाई में 120, 134 इस प्रकार से हैं। तो एक्स वैरी में हाईएस्ट वैल्यू जो दी हुई है 95, तो ये फर्स्ट रैंक बनेगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपको 88, तो वह सेकंड रैंक बनेगा। और नेक्स्ट आपको दे रहा है 81, तो ये थर्ड रैंक बनेगा। नेक्स्ट आपको दे रहा है 80, तो ये फोर्थ रैंक बनेगा। इस प्रकार से हाईएस्ट टू लोवेस्ट तक अपने को रैंक बनाना, रैंक बना फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाना। इसी प्रकार से हमने वाई का भी कर लिया। वाई में 150 हाईएस्ट है, फिर आपको 142 सेकंड दे रहा है, फिर आपको 140 थर्ड दे रहा है। इस प्रकार से रैंक निकाल दिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। ये प्लस या माइनस में आ सकता है, जो डिफरेंस होगा वह प्लस या माइनस में भी आ सकता है। और जब हम इनकी टोटल करेंगे तो इसकी टोटल हमेशा ऑलवेज 0 ही आएगी। और हालांकि इसका कोई यूज नहीं है अभी इन सिंपल क्वेश्चन में। फिर आप डी स्क्वायर कर देंगी। डी स्क्वायर माना जो रैंक का डिफरेंस आया है, रैंक का डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा R1 माइनस R2 करना है, मतलब एक्स के रैंक में से वाई के रैंक घटाने हैं। और ये आपका डी आ गया, और फॉर्मूला पुट ऑन करने पर आपका ये वैल्यू आ जाएगी, और आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 0.93। अब आप लोगों के सामने इसी एक्सपेरिमेंट रैंक मेथड में हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी हमने एक्स और वाई में वैल्यूज़ देखी वो सब एक दूसरे से कंपेरेटिवली डिफरेंट थी। कंपेरेटिवली डिफरेंट माना ऑल आर डिफरेंट, दैट मीन्स रैंक इज फाइंड आउट ईजीली। हम ये कहें कि अगर किसी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो 50 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वह सिमिलर भी आ सकते हैं, या हाइट है तो सिमिलर भी हो सकती है। तो जब कभी सिमिलर वैल्यूज़ दी हुई हैं, डाटा वैल्यू दिए हुए हैं एक्स और वाई में, तो हमें एक फार्मूला और दिया है एक्सपेरिमेंट मेथड में, और वह फार्मूला आपका थोड़ा एनलार्ज हो रहा है। ये आपके पेज नंबर इसी पे आपके इलस्ट्रेशन नंबर 21 से पहले दे रहा है कि R = 1 माइनस 6 बड़े ब्रैकेट में, फिर छोटा ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस 1/12 ब्रैकेट m क्यूब माइनस m ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m ब्रैकेट क्लोज, और डॉट डॉट डॉट। इसका कहने का अर्थ है कि आपका जितनी बार कोई वैल्यू सिमिलर आएगी उतनी बार हमें फार्मूला एक्सटेंशन करना है 1/12 ब्रैकेट m क्यूब माइनस m।
तो जितनी बार हमारी वैल्यू सेम आएगी तो उतनी ये डॉट डॉट जो बड़े फार्मूले में दिया हुआ उसका रीज़न यही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, आपको ये दिया हुआ है एक्स वेरी, क्वेश्चन पिछले पेज पर था और आपको कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड मार्क्स इन अकाउंटेंसी एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। मार्क्स इन अकाउंट्स में 45, 70, 65, 30, 90 इस प्रकार से दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो आपके सेम हो सकती हैं और नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो हम y वाली मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स में चल लेते हैं। वहाँ पे दो वैल्यू ऐसी हैं जो सेम हैं, जैसे 40, 40, इसी प्रकार से 80, 80। तो जब 40, 40 और 80, 80 सेम आ गया है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्सटेंशन वाला जो फॉर्मूला है वह अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखो कि x जो वेरी है उसमें तो आपने रैंक निकाल दी है 1 से 10 तक, लेकिन y जो वेरी है या स्टैटिस्टिक्स की जो है उसमें आपका जो फर्स्ट रैंक है 95, सेकंड रैंक है 90, थर्ड एंड फोर्थ आपका रैंक में 80, 80 आ रहा है। तो थर्ड एंड फोर्थ, तो आपके ये जो वैल्यू हो जाएगी थर्ड एंड फोर्थ का एवरेज निकालेंगे तो 3 + 4 / 2 = 3.5। तो जो रैंक बनेगा वह 3.5 बनेगा दोनों के लिए। फिर हमारा 4 तक रैंक हो गया। नाउ नेक्स्ट रैंक विल बी 5। आप 5 लेंगे तो वह आ रहा है 70 पर। फिर 6 लेंगे तो 50 पर आ रहा है। फिर 7 लेंगे तो 50 पे आ रहा है। फिर 8 और 9, 8 मतलब 40 दो बार है तो 8 and 9 का जो एवरेज हो जाएगा 8.5। तो आंसर में हम रैंक में लिखेंगे 8.5 और 8.5 और लास्ट वन हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करते हुए आपको ये लगाना है। और अब आज आपको मैं m का मीनिंग बता रही हूँ। m का मीनिंग होता है कि जो हमारे x या y में जो सिमिलर वैल्यू जो आ रही है वह 2 आ रही है तो m का मीनिंग 2 हो जाएगा। अगर सिमिलर वैल्यू 3 आ रही है तो 3। और ये क्यूब आपके फॉर्मूले में दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे। जब कभी इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले जो एक्सटेंशन फार्मूला है उससे सॉल्व करेंगे। माना 1/12 ब्रैकेट 2 क्यूब माइनस 2 को सॉल्व करेंगे, 1/12 2 क्यूब 2 को सॉल्व करेंगे और इनकी जो वैल्यू आएगी वह हम डी स्क्वायर के अंदर जोड़ देंगे। तो आप ये करने की कोशिश कीजिएगा। करने की कोशिश क्या, मैं अभी करवा भी देती हूँ। तो इनको अगर हमने सॉल्व किया है तो सॉल्व करने पर इनकी वैल्यू आई है 0.5 + 0.5 = 1। 1 को आप डी स्क्वायर में ऐड कर दीजिए तो आपके 16 आ गया। फिर आप जैसे सिंपल क्वेश्चन कर रही थी 6 को 16 से मल्टीप्लाई करके 990 से डिवाइड कर दीजिए और सबसे लास्ट में 1 में से लेस कर दीजिए तो आपके आंसर आ जाएंगे 0.903। इस प्रकार से रैंक मेथड करना है। थैंक यू।